बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे चेन ऑफ कमांड के बारे में। चेन ऑफ कमांड जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि एक सीक्वेंस में एक लाइन में यानी कंटिन्यूअस है, इसमें यानी कि जो ऑर्डर्स हैं वो कंटिन्यूअस दिए जा रहे हैं और पता चल रहा है कि किसने कौन से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी, किसने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी और किसने कौन सा काम जो है वो परफॉर्म करना है और किसको कौन सी रिपोर्ट्स देनी। जैसे कि हमने पढ़े थे टॉप लेवल मैनेजर, जो मिडिल लेवल मैनेजर और उसके बाद लोअर लेवल मैनेजर है। तो इस तरह हर एक अपने हिसाब से ऑर्डर देता है और हर अपने हिसाब से जो है वर्क है। लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है ये हमारे पास आगे जो है ये अभी कंसेप्ट आएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि ये लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है ये ऑर्डर कर सकता है, लेकिन स्टाफ ऑफ अथॉरिटी आएगा वो ऑर्डर वगैरह नहीं कर सकता। तो आगे इसको मजीद डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारे पास यानी कि टॉप लेवल टू लोअर लेवल जो हमारे पास इसमें चेन एक जो है कमांड यानी कि ऑर्डर दिए जाते हैं और उसके बाद हमारे पास ये क्लैरिफाई यानी कि वाज़ह किया जाता है कि किसने किसको और कौन सी रिपोर्ट कर देनी और कौन सा काम करना है। तो इसको कहते हैं चेन ऑफ कमांड है। हाँ, जैसे कि मैं आपको तीन जो तरह के जो आप लेवल भी बता चुके थे, इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद अथॉरिटी जैसे कि अथॉरिटी आप इसको एक वर्ड में अगर इसको बयान किया अथॉरिटी का मतलब है राइट। तो राइट जैसे कि हक और हकूक होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अथॉरिटी में हक है और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हकूक होते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी जैसे मैनेजर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मैनेजर है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी को कोई भी हुक्म देता है और उसके बाद उससे कहता है कि आप ये काम करो और उसके बाद उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसकी जैसे कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, तो वज़ीर आज़म पहले था, तो जैसे कि नवाज शरीफ पहले वज़ीर आज़म था, तो उसके पास अथॉरिटी थी जो वो जैसे चाहता था मुल्क में वो यानी कि अपना जो भी काम था वो करवा रहा था। लेकिन अब वो चेंज किया गया और उसकी जगह नया आया और अब उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, अब उसका कोई भी ऑर्डर नहीं मान रहा और उसके अलावा जो अब नया वज़ीर आज़म है उसका ऑर्डर जो है वो माना जा रहा है। तो इसी तरह जो हमारे पास मैनेजर होगा, जो जो जिस पोस्ट पर होगा उसके पास उसके राइट्स होंगे और वो अपने राइट्स को जो इस्तेमाल करेगा। आप उसके बाद जब वो अपने राइट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद उस पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियाँ भी होंगी। यानी कि इसमें इसको भी अगर एक आप वर्ड में लिखना चाहें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कहते हैं ओब्लिगेशन, आप इसको एक कंसिडर करें तो एक वर्ड में अगर इसको बयान किया यानी कि आप उस पर भी कुछ जिम्मेदारियाँ कि वो अवाम का ख्याल रखें। जैसे कि मैं आपको इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप इसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो वो अवाम का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। तो इसी तरह जो अगर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए तो इसमें ये कह सकते हैं जिस शख्स को यानी कि जिस पर्सन को जो काम दिया गया है आप उसको वो अपना काम जो है वो करना होगा और करके उसके बाद उसको रिपोर्ट वगैरह भी देनी होगी अपने उससे यानी कि उससे जो ऊपर मैनेजर उसको लोअर लेवल मैनेजर को उसने हाई मिडल उसको आप टॉप लेवल मैनेजर को वर्कर ने सबसे नीचे ऊपर इस तरह फॉरवर्ड मूव करना होगा। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड में मतलब कि आपके ऊपर सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होने। आप यही ना कि आप आपने काम किया या आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप किससे डिस्कस करें या आपको कौन पूछेगा, तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नहीं होना चाहिए कोई भी बॉस वगैरह, सिर्फ एक ही आपके ऊपर मैनेजर हो। मैं आपको यहाँ एक लतीफ़ा सुना यूनिटी ऑफ कमांड। जैसे कि आप दो तीन के साथ आपका चक्कर जा रहा है तो आप एक आपको कॉल करें तो आप वो कहते हैं किस माँ के साथ लगे, किस माँ के साथ लगे। तो अब आपको प्रॉब्लम बाद में होती है कि आप मैं किसको सिलेक्ट करूँ, क्या करूँ। लोग भी कहते हैं और वो भी कि आप बार बार कहाँ बिजी हो जाते हो, इसलिए अब आपको यहाँ परेशानी आ जाती है। तो इसी तरह आपके ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बॉस वो नहीं होने चाहिए। तो ये इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी का मतलब होता है एक, यानी कि आप पर हुक्म चलाने वाला, आपको ऑर्डर देने वाला एक ही होना। अगर बहुत ज़्यादा आपको ऑर्डर दे रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि आप मैं किसकी मानो और किसकी ना मानो, तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद आ जाती है डेलीगेशन में मतलब कि एक हमारे पास यानी कोई एक मैनेजर है उस पर बहुत ज़्यादा जो है बोझ आ चुका है, यानी बहुत ज़्यादा उस पर काम पड़े, तो वो क्या कहता है उसके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है तो आप एक अथॉरिटी किसी और को देता है, यानी कि अपना थोड़ा सा वर्क किसी और को देता है। ये कहता है कि ये मेरे से ज़्यादा ये वर्क है तो आप थोड़ा सा मुझे करके दे दें, तो उसको कहते हैं डेलीगेशन। जैसे कि अगर यानी कि एक टीचर है वो अपने किसी स्टूडेंट को कहता है कि आप मैं अभी
फ्री नहीं हो तो आप मेरी असाइनमेंट वो चेक कर दें, यानी कि स्टूडेंट की असाइनमेंट चेक करके दे दें। तो ये क्या है, अब जो एक टीचर है वो आप अथॉरिटी दे रहे हैं स्टूडेंट को कि आप चेक करें, ये इसको कहते हैं डेलीगेशन। तो उसके बाद लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी, ये मेरे पास लास्ट है इसकी जो टाइप्स चेन ऑफ कमांड की, ये पांचों इसकी हमारे पास टाइप्स थी। तो एक लाइन और स्टाफ दोनों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये लहदा है। एक लाइन अथॉरिटी होता है, एक स्टाफ अथॉरिटी होता है। सबसे पहले लाइन अथॉरिटी मैं आपको सबसे पहले बताया, ये अगर टॉप मैनेजर आपको कहेंगे ये वो उसको कह सकते हैं ये लाइन अथॉरिटी है, और अगर स्टाफ अथॉरिटी कहें तो इसको आप कह सकते हैं कि जो आपके वर्कर्स वगैरह होते हैं, यानी कि लाइन अथॉरिटी वाला जो है वो ऑर्डर दे सकता है, हुक्म चला सकता है, जो चाहे वो कमांड से दे सकता है। लेकिन जो स्टाफ अथॉरिटी होती है, स्टाफ अथॉरिटी सिर्फ आपको एडवाइजरी यानी कि आपको मशवरे वगैरह दे सकती है, लेकिन कोई किसी किस्म का कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकती। तो ये हमारे पास बेसिकली ये टाइप्स थी तो चेन ऑफ कमांड्स की। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।